हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में। ग्रेविटेशन के अंदर अपन ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से यानी पॉइंट मास की वजह से अपन ने देख लिया था -gm/r² इंटू मतलब gm/r²। क्लियर बात ये। और वेक्टर फॉर्म में -gm/r³ इंटू r वेक्टर। उसके बाद एक एग्जाम्पल किया था। अगला है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग तो अपन इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर भी पढ़ चुके हैं ये। इसके अंदर भी देख लेते हैं। पहला एट सेंटर, तो सेंटर पे क्या होगा, ये हमारे पास रिंग है। एम मास इस तरह से यूनिफॉर्म फैला होगा, ठीक। तो सेंटर पे देखें, ये छोटा सा मास इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये छोटा सा मास इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इधर और ये इधर। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर इज 0। वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आता था, ठीक। तो सेंटर पे तो 0 आएगा। एट एक्सिस में बात करें तो ये हमारे पास रिंग है और ये हमारी एक्सिस है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे है P पॉइंट। P पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। समझ आई बातें। P पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। तो कैसे बताएंगे भैया, अगर इसके पे मास है टोटल m, तो अपन क्या करेंगे कि इस छोटे से पार्ट की, क्योंकि अलग अलग मास यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। अब मास को अगर अपन यूनिफॉर्म मान लें, बट मास तो यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे डायरेक्शन सबकी वजह से अलग अलग होगी। तो अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगाते हैं यहाँ पे डीएम मास का। इसकी वजह से यहाँ पे एक डीएम मास लिया, इसकी वजह से जो होगा वो इधर की तरफ होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। अट्रैक्टिव होता है ना, ये रेडियस आ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे लेंगे तो उसकी वजह से इधर होगा, और यहाँ पे और ले लेते हैं, इसकी वजह से होगा इधर की तरफ, ठीक। अब ये एंगल थीटा माना मैंने, ये एंगल भी थीटा माना, तो ये कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे GDM अपॉन r² x²। तो यहाँ पे जो g आएगा छोटा सा dg, ये आएगा GDM अपॉन r² प्लस x²। ये उसका स्क्वायर आएगा। सेम की सेम कहानी यहाँ पे भी आएगी। उसका एक cos थीटा कॉम्पोनेंट तो ऐड हो जाएगा और साइन थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे जी नेट इक्वल टू GDM अपॉन r² प्लस x² इंटू कॉस थीटा। इसके आगे 2, इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा, ठीक। अब देखिए एक्सिस पे लिख दे रहा हूँ 2GDM। चलो छोड़ो, एक बार कॉस थीटा को लिखते हैं। कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा यहाँ पे होगा x अपॉन दिस, तो x अपॉन r² प्लस x² और इसका r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएम कितना आएगा, हमें पता है। अपन ने इस मास को और इस मास को कंसीडर किया है। अगर सिंगल मास होता तो पूरा मास डीएम का इंटीग्रेशन m हो जाता, बट यहाँ पे ये डीएम भी ले चुके हैं, ये डीएम भी ले चुके हैं। तो 0 से m/2, क्योंकि अपन ने दो कंपोनेंट, दो छोटे छोटे पार्ट लिए। अगर सिंगल पार्ट लेता तो 0 से m, बट दो पार्ट लिए तो इसका भी फैक्टर आएगा, इसका भी फैक्टर, तो आधा फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। तो g एट एक्सिस निकल के आएगा GMx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। देखो लिमिट लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस तरह। आगे नेगेटिव भी लगा सकते हैं, क्योंकि x हमारा इधर की तरफ है और ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा इधर की तरफ आएगा। तो आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो नेगेटिव भी लगा दें। अपन मैग्नीट्यूड से काम चलाना चाहें तो ये फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। समझ आई बातें। तो GMx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ग्राफ मैंने बताया था, सारे ग्राफ कहाँ पे मैक्सिमम होगा वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसमें बताने की इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्या हो रहा भाई,
उसके बाद ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू डिस्क, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क, डिस्क की वजह से। तो डिस्क की वजह से भैया ये हमारी डिस्क थी जिसके अंदर लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर m अपॉन पाई आर स्क्वायर, अगर इसका मास, इसकी रेडियस r और इसका मास m हो तो ठीक। और यहाँ से x डिस्टेंस पॉइंट P पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बताना था, ठीक। तो फॉर्मूला निकल के आया था इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर, वो निकल के आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये निकल के आया था, ठीक है। बट यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल की, तो हमें पता है g को अपन रिप्लेस कर रहे हैं k से, और k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस होगा 1/4 पाई g से, g को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एप्सिलॉन नॉट पहली बात रिप्लेस होगा इससे। मैं इंटीग्रेशन करके कोई प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा चुका हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर, ठीक, सिग्मा की जगह तो डाल देंगे, चलो सिग्मा ही रहने देते हैं, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह डालेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई जी अपॉन 2, क्योंकि जैसे एप्सिलॉन नॉट की जगह डालेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह डालेगा, अगर इसको इस तरह से कनेक्ट कर दो, दिस इज थीटा तो कॉस थीटा आएगा दिस अपॉन दिस, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आई इससे? एक फॉर्मूला दिया आ गया। इसको और इजी में याद रखने के लिए जी बराबर सिग्मा की जगह डाल सकता हूँ m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये 2 पाई जी बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो पाई से पाई गया, जी बराबर 2m जी अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आगे पीछे लिख लो ताकि याद करना, 2gm, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड निकल के आएगा ड्यू टू डिस्क। समझ आए इससे? डायरेक्शन आप जानते हैं अट्रैक्टिव नेचर की रहेगी, नहीं इधर की तरफ आएगी, ठीक है, डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ रहेगी, सेंटर की तरफ। और ये फॉर्मूला कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा मैं बता चुका हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप डालना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा, थीटा ये है तो दिस अपॉन दिस, एक्स अपॉन, क्लियर बात है? इस तरह से निकाल सकते हैं, नोट डाउन कर लें। समझ आई बातें? क्लियर बात? इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि ये हमारे पास एक रिंग है, दिस इज ए रिंग ऑफ मास 2m, ठीक। यहाँ से x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है m मास का, ठीक। ये 2m मास की रिंग है और एक m मास का पार्टिकल है। दिस इज द रेडियस, x इज वेरी 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 लेस देन r, ठीक। इनिशियली दोनों रेस्ट पर है, इनिशियल दोनों रेस्ट पर है। रिंग जो है फ्री टू मूव है, रिंग जो है फ्री टू मूव है, पार्टिकल तो मूव कर ही सकता है, रिंग तो फ्री टू मूव है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अगर ये एसएचएम करेंगे, पहले तो एसएचएम प्रूफ करो, अगर एसएचएम कर रहे हैं तो टाइम पीरियड बताओ। तो देखिए भैया, सबसे पहली बात, इनिशियली ये भी रेस्ट पर है, इनिशियली ये भी रेस्ट पर है, लेकिन दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये इसको खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा ना दोनों के बीच में, तो ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ये इधर भागेगा, इधर भागेगा। मान लेते हैं रिंग चल रही है x1 और ये भाई साहब चल रहे हैं x2,
तो पहले ये बात होनी चाहिए x1 प्लस x2 बराबर x, क्योंकि दोनों को x मूव करना है। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें। कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? जो भी है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना इस पे, जितना ये पार्टिकल रिंग पे लगाएगा उतना को उतना रिंग इस पे लगाएगी। तो अगर सिस्टम मान लिया जाए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एफ एक्सटर्नल इस सिस्टम पे कितना है? 0। तो ए सेंट्रोमास कितना रहेगा? 0, क्योंकि ए सेंट्रोमास होता है एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। तो वी सेंट्रोमास भी रहेगा 0। वी सेंट्रोमास अगर 0 रहेगा तो अपन लिख सकते हैं m1 x1 बराबर m2 x2, यानी वी सेंट्रोमास 0 है तो डेल्टा एक्स भी अपन 0 कह सकते हैं, डेल्टा एक्स सेंट्रोम या डेल्टा एक्स 0 कह सकते हैं। तो m1 x1 बराबर m2 x2, यानी सेंट्रोमास वाली कंडीशन आ गई। समझ आई चीज़ें? ये पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। सेंट्रोमास देख लेना। m1 को मान लेते हैं 2m, x1 बराबर m2 कितना है? x2। तो 2x1 बराबर x2 आ गया। दूसरा रिलेशन मिल गया हमें। ये इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो x2 की जगह 2x1 रख देंगे तो 3x1 बराबर x, तो x1 बराबर x/3। x1 x/3 के बराबर है और x2 किसके बराबर है? 2x/3 के। समझ आई बातें? x1 x2 निकल के आ गए। उसके बाद टाइम पीरियड निकालना था। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? फोर्स लिखना पड़ेगा और उसको प्रोपोर्शनल x लाना पड़ेगा। तो फोर्स लिखेंगे m, ये मास इनटू इसकी वजह से फील्ड। अरे फोर्स क्या होता है भैया? m इंटू जी होता है कि नहीं होता? जी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फोर्स जो लिखेंगे इसका मास और इसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड। ये रिंग है, रिंग के एक्सिस पे फील्ड कितना होता है? जी m x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। समझ आई चीज़ें? ये हमारे पास क्या आ गया? f आ गया। ठीक है, क्या सही है क्या ये? अरे तब ये तो तब है जब ये रुका हुआ था। ये तो तब है जब रिंग रुकी हुई होती। क्या रिंग रुकी हुई है क्या? नहीं, रिंग ने कितना चला? x1। तो x1 चलने के बाद यहाँ पे ये सेपरेशन कितना रह गया? x2 रह गया। तो यहाँ पे रखेंगे g2m x2। समझ आई बातें या नहीं आई? और यहाँ पे भी x2। हमें पता है x वेरी स्मॉल है तो x2 भी वेरी स्मॉल है। तो लिख सकते हैं बराबर 2gm² x2 अपॉन r क्यूब, क्योंकि x2 को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। x ही छोटा है तो x2 तो और छोटा होगा। x2 की वैल्यू x की फॉर्म में ला के रख दो। x2 की वैल्यू है 2x/3। x2 की वैल्यू है 2x/3। वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए आप। ठीक, तो रिप्लेस करेंगे तो f बराबर बनेगा 4gm² x/3r क्यूब। तो f प्रोपोर्शनल x आ गया तो टाइम पीरियड निकल के आ गया। ये किसका काम करेगा? k का। तो 2π√m/k, k की वैल्यू उठा के रख देंगे 4gm² 3r क्यूब। एक m से m जाएगा तो यहाँ से आप सोल्व कर लें। टाइम पीरियड इज 2π 3r क्यूब अपॉन 4gm। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दी SHM। समझ आई बातें? इस तरह से अपन SHM का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। समझ आई बातें? तो ये अपने ग्रेविटेशनल फील्ड देखा रिंग और डिस्क की वजह से, और उस पर एग्जाम्पल किए। समझ आई बातें? इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने सारे ग्रेविटेशन फील्ड देखे। अब ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर,
होलो स्फीयर की वजह से देखें, ये मास है, होलो स्फीयर अंदर कोई मसाला नहीं है, तो सबसे पहली बात आर ग्रेटर देन आर की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा आउटसाइड में -gm/, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अपन सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। मान लो यहाँ इस पॉइंट पे बताना है P पॉइंट पे, तो g आउट आएगा -gm/r²। अगर इनसाइड बताना है r लेस देन r, तो g इनसाइड, अंदर कोई मसाला ही नहीं है, कोई मास ही नहीं है, तो अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। ठीक, अगर इसके ग्राफ की बात करें g कार के साथ, तो भैया ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव आ रहा है, तो r = r तक तो कोई फील्ड है नहीं। उसके बाद किस तरह होगा, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, क्योंकि माइनस में r जैसे जैसे बढ़ेगा माइनस में वो टर्म कम होती बढ़ती चली जाएगी, और r बढ़ेगा तो ये टर्म घटेगी, तो माइनस में बढ़ेगी, इसलिए ग्राफ बढ़ता जा रहा है। समझ इससे, इस तरह से इसका ग्राफ निकल के आता है। उसके बाद बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए बात करें यहाँ पे अर्थ भी लिख लो, क्योंकि अर्थ को भी हम एक सॉलिड स्फीयर ही मान के चलते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। तो पहली बात r ग्रेटर देन r के लिए मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा, r ग्रेटर देन r के लिए g आएगा, g आउट वो आएगा -gm/, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। r लेस देन r के लिए g इनसाइड होगा -gmr/r³। समझ आई बातें, -gmr/r³, क्योंकि वहाँ पे आता था kqr/r³। ग्राफ की बात करें, ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है भैया, इधर बनाता हूँ। ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, मैं पहले भी कह चुका हूँ। जी कार के साथ, तो जी पहले तो इन साइड में g -r के साथ बढ़ रहा है, तो इस तरह से r बढ़ेगा, वैसे वैसे g बढ़ेगा, बट नेगेटिव में बढ़ेगा, इसलिए नेगेटिव में बढ़ रहा है। ये लाइन आ गई r = r, और फिर ये ग्राफ आ जाएगा ऐसा। समझ आई इससे, तो ये ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्लियर बात है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक, नोट डाउन करें। ये स्ट्रेट लाइन है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है नहीं, बट उस जैसा है। समझ आई बातें? वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ है। अर्थ मैंने अभी बताया था सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। अगर इस पे मास m है तो सरफेस पे जो g आता है, ये हमारी डिस्टेंस कितनी होगी r, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ, तो g निकल के आएगा gm/, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है g की। अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू ये होती है, g मास यहाँ पे अर्थ का है, m है मास ऑफ अर्थ, और m की वैल्यू होती है भैया 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg होती है मास ऑफ अर्थ की। r है रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि होता है 6400 किलोमीटर, या लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये जब सारी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखी जाएगी तो g की वैल्यू निकल के आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आई चीज़ें, g की वैल्यू निकल के आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बात है, ध्यान रखें। ये मैंने लिख दिया मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये सरफेस पे निकल के आता है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है, वेरिएशन इन जी विद हाइट। हाइट के साथ जी कैसे वेरी करता है वो देखें। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस आर है और यहाँ पे हम खड़े हैं। मतलब इस जगह पे हमें क्या बताना है, जी की वैल्यू बतानी है। मान लेते हैं सेंटर से इसकी ये डिस्टेंस आर है, अर्थ ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज एम है, तो जी की वैल्यू निकल के आएगी जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर प्लस एच, जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जी की वैल्यू निकल के आ गई। तो जी जो वेरी करता है हाइट के साथ इस तरह वेरी करता है। अगर हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी। समझ आई चीज़ें, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ती चली जाएगी तो जी की वैल्यू घटती चली जाएगी। समझ आई चीज़ें। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फाइंड द h इक्वल टू सरफेस से h हाइट पर हमें बतानी है जी की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे लिखेंगे भैया, इसको जी डैश मान लो भैया। तो जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। आर प्लस एच की जगह कितना डाल देंगे, आर, क्योंकि उसने कहा है एच भी आर के बराबर है। तो ये बराबर निकल के आएगा जी एम अपॉन 4r स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं जी, तो जी डैश निकल के आ गया जी बाई 4। दिस इज 9.8/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आई चीज़ें, ये निकल के आ जाएगा। समझ आई बातें, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को, इसको लिख सकता हूँ जी डैश इक्वल टू, अगर मैं आर स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लूँ तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर नीचे से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, जी बन गया। तो जी डैश का फॉर्मूला निकल के आ गया, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। जी की फॉर्मेट में निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर बातें। अगला एग्जांपल हमारा ये है, एट हाइट h the value of g is gravitational field is g by 9, then find h की वैल्यू बतानी है आपको। तो कैसे बताएंगे भैया, ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूले में डालिए। जी डैश कितना है, जी बाई 9 दे रखा है क्वेश्चन में। जी हमारा ये रहा अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई 9 इक्वल टू 1 बाई दिस, तो 9 इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो h इक्वल टू 2r। समझ आई चीज़ें, h इक्वल टू 2r निकल के आ गया। समझ आई बातें, नोट डाउन करें। अगला है वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। अगर अपन अर्थ के अंदर में जाएं, अर्थ के अंदर जाएं तो कैसे वेरी करता है जी। ये हमारी अर्थ है। अगर अपन अर्थ की सरफेस से इस तरह एक सुरंग खोद दें सेंटर तक, ठीक, जैसे मान लो अपन कहाँ तक गए, अपन गए डी हाइट तक, डी डेप्थ तक अंदर गए।
डी डेप्थ तक किधर गए अंदर गए। तो बताइए सेंटर से डिस्टेंस कितनी बच गई, सेंटर से डिस्टेंस बच गई r माइनस डी। तो ये जो पॉइंट है ये अर्थ के अंदर का पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे क्या बताना है, g की वैल्यू बतानी है। तो g की वैल्यू जो होती है अर्थ के अंदर वो होती है g/r/r³। r जो होता है सेंटर से होता है, r कहाँ से होता है, सेंटर से। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी बची, r माइनस डी। तो g/m/r² इंटू r माइनस डी बाई r। ऐसा इसलिए लिखा ताकि इसको मैं g लिख सकूँ, इसको g डैश कह रहा हूँ, ठीक। तो g डैश इक्वल टू ये वैल्यू बन गया g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो इस तरह से डेप्थ के साथ g वेरी करता है, डेप्थ के साथ g इस तरह वेरी करता है, g डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। समझ आई चीज़ें। ध्यान रखें d कहाँ से मेजर किया गया है, फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ की सरफेस से मेजर किया गया है d। क्लियर बात है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अंदर जाने पे वेरिएशन इस तरह आता है, ठीक। अपन जब ऊपर जा रहे थे हमें आंसर मिला था g डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, यही तो मिला था। जब अपन अर्थ से किसी हाइट पे जा रहे थे तो ये मिला था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, g इंटू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, ठीक। अगर इफ़ h इज़ वेरी वेरी लेस देन r, भैया r तो है 6400 किलोमीटर, आप मान लो ग्राउंड से 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए हाइट पे, तो क्या ये फॉर्मूला थोड़ी लगाते फिरेंगे। तो फिर क्या लगेगा, h वेरी वेरी लेस देन r, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा g1 माइनस 2h बाई r। अगर ये कंडीशन है तो फॉर्मूला ये लगेगा, g डैश इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई r। समझ आई बातें। h क्या है, हाइट फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर बातें। इस तरह से अपन ऐसे एग्जाम्पल को निपटा सकते हैं, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप सीट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर एक बढ़िया एग्जांपल लें जो जेई ने पूछा है कोई ज़माने में, लेकिन आसान सा, अगर आप सोच गए तो बहुत ही आसान है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं सोच पाए तो बढ़िया टेढ़ा एग्जांपल भी है, क्योंकि IIT इतना आसान भी नहीं पूछता। ये अर्थ है हमारी, अर्थ के इस तरह बना रहा हूँ, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, ठीक, मास ऑफ द अर्थ इज m। यहाँ पे एक वायर डाला गया है, यहाँ पे एक वायर डाला गया है जिसका मास स्मॉल m और रेडियस r/5 है, यानी लेंथ r/5। समझ इससे, एक वायर डाला गया है जिसका मास स्मॉल m और लेंथ r/5, ठीक। इफ वायर इज इन इक्विलिब्रियम कैसे रह सकता है, हमें पता है, जैसे अंदर डालेंगे अर्थ इसको अंदर खींच के ले जाएगी, तो इस पे F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं। इफ वायर इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड F एक्सटर्नल वैल्यू, फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो देखें भैया, ये लेंथ है r/5 और हमें पता है एक वायर जिसकी लेंथ r/5 हो तो लगातार मास इसका अलग अलग वेरी करेगा, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। अगर आप इंटीग्रेशन पे जाना चाहें तो इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका, हमें पता है कि अर्थ के अंदर जो g वेरी करता है, अर्थ के अंदर जो g वेरी करता है वो 1 माइनस डी बाई आर, या x मान लो कि यहाँ से अपन जो x मेजर कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं अर्थ से, अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं तो x/r आता है। और अगर अपन यहाँ से मेजर करते हैं, चलो यहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से अगर मेजर करेंगे x, तो अभी फॉर्मूला बताया था कितना होता है, g1 माइनस x/r। अगर इसकी लेंथ x मान लेते हैं तो g1 माइनस x/r। तो तुम देखो कि g जो है x के साथ लीनियर वेरी कर रहा है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो g x के साथ कैसा वेरी कर रहा है, लीनियर। और जब लीनियर वेरिएशन हो तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन की बजाय आप एवरेज मेथड लगाइए, इंटीग्रेशन की बजाय एवरेज मेथड लगाइए। तो भैया इसकी लेंथ कितनी, r/5, तो यहाँ से मेज़र करना शुरू कर रहे हैं x, यहाँ पे 0 और यहाँ पे r/5, तो एवरेज x कितना हो गया, यानी यहाँ पे कितना आएगा,
एवरेज लेंथ कितनी होगी, ये 0 ये r/5, तो 0 + r/5/2, तो ये बनेगा r/10r। ये r से r कटा तो g डैश इक्वल टू कितना बन गया, 1 - 1/10, तो 9g/10। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स होता है मास इंटू mg डैश, तो F एक्सटर्नल आ गया m9mg/10। इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। आसान है कि नहीं? ये तब आसान है जब आपको चीज़ें याद है, वरना आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता और लिमिट लगानी पड़ती। समझ आई चीज़ें? इस तरह से कर सकते हैं। समझ आई बातें? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, तो सारी चीज़ें देखें और सही ढंग से समझें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।